जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क आईएसपीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश। आज मैं एक बार फिर से लेकर के आपके सामने पीटी 365 एनवायरनमेंट की सीरीज। और आज की ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स ऐड किए हैं पिछले लेक्चर के कंपैरिजन में। कुछ ऐसे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसा ऐड कर दिया है कि आपको वो जो बर्डन लगता है ना एनवायरनमेंट खत्म करने में, जो साइंस, ज्योग्राफी, ये सब ऐसे निमोनिक्स ऐड कर दिया, ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हर एक चीज ऐड कर दिया जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। बिना लेक्चर देखे तो नहीं मिल रहा ये सब चीज। ठीक है, तो एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो। अब देखो आपका एनवायरनमेंट कैसे चुटकी में फटाफट अच्छे क्वालिटी के साथ खत्म कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो ये खत्म होके रहेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों। तो ये क्यों न्यूज में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव कर दिया है फंड के लिए। किस फेज तक के लिए रहेगा? ये 2024 से लेकर के 2029 तक के फेज के लिए रहेगा। ठीक है, और ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब हो रहा है। पहले तो हम बस्टर्ड की फैमिली के बारे में जानते हैं जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो देखते हैं भाई कौन आया नया मार्केट में। तो पहला तो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकॉन, मैक्वीन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकॉन, ये चार हैं पूरी फैमिली इनकी। ठीक है, एक एक करके फेस करते हैं। तो पहला जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 140 है। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 140 है और ये वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। लिख लो, क्या पता पूछ ले भाई, कभी कभी इतना कॉमन चीज पूछ लेता है ना जो कि इसमें दिया ही नहीं रहता। वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। और दूसरा कि इंक्यूबेशन में, जब इनका इंक्यूबेशन होता है तो फिर ये अपना कोई रोल प्ले नहीं करते। इंक्यूबेशन मतलब कि जैसे फीमेल कोई एग ले करती है, अंडा देती है, तो ये इंक्यूबेशन नहीं करते। इंक्यूबेशन मतलब कि जैसे अंडे को गर्म करना तो उसमें से चिकन की डिलीवरी हो जाए ना, भाई कोई रोल नहीं। फीमेल का अंडा फीमेल जाने, इनका वो सिस्टम चल रहा है अब। और इसका इनके पास ना एक गुलार पाउच होता है। गुलार पाउच मतलब गले से होकर के इनके चेस्ट तलक जो जुड़ता है वो होता है गुलार पाउच। और इस जैसे रिप्रोडक्शन या फिर मीटिंग जो आता है उस टाइम पे इनको इनहेल एक्सेल में ये फायदा देता है। ये हो गया। अब लेसर फ्लोरिकन के बारे में जानते हैं। लेसर फ्लोरिकन, इसका ये बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसका लेस देन 1000 है पॉपुलेशन। लेस देन 1000 पॉपुलेशन है इसका। और साथ ही साथ ये ओमनिवोरस है, मतलब इंसेक्ट भी खा लेगा, पत्ते भी खा लेगा, दोनों खा लेगा। और अब आते हैं बंगाल फ्लोरिकन के ऊपर। बंगाल फ्लोरिकन ये भी लेस देन 1000 स्पेशीज है। और ये कैसे कैसे जगहों पे पाया जाएगा? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिर इंडिया, ऐसे ऐसे जगहों पे ये पाया जाता है। ठीक है, अब मैक्वीन बस्टर्ड, इसकी भी लेस देन 1000 पॉपुलेशन है। बंगाल फ्लोरिकन की भी लेस देन 1000 पॉपुलेशन है। अब मैक्वीन बस्टर्ड क्या है? ये है ओमनिवोरस, लेकिन ये वल्नरेबल है। मैक्वीन बस्टर्ड जो है वल्नरेबल है। और बाकी जितने भी थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन, ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सब। सिर्फ मैक्वीन बस्टर्ड आपका वल्नरेबल है। ठीक है, ये हो। अब आप जान लिए इसके बारे में। अब ये चार में से कौन कौन से स्पेशीज हैं जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं? पहला है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा है आपका लेसर फ्लोरिकन। ये याद हो गया आपको? बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किसकी? किसकी? बस्टर्ड रिकवरी, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के ऊपर। इसका क्या बैकग्राउंड है? ये 2013 में तो स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन इसका प्रोजेक्ट देखो, प्रोग्राम 2013 में आया लेकिन इसका प्रोजेक्ट 2016 में आया। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एक्सटेंड हुआ है 2033 तक, 2033 तक। क्यों? क्योंकि इसके जो एम्स लिए गए थे, जो ऑब्जेक्टिव लिए गए थे, वो एक समय पर पूरे नहीं कर पाए ये। ठीक है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक उसी तरह जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं होते अपने शेड्यूल को एक्सटेंड कर देते हैं और इसीलिए उनका सक्सेस भी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो भाई, इसीलिए ध्यान दो, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, प्रीलिम्स निकालो। ठीक है, अब इसके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और फंडिंग दो अलग अलग एजेंसी के थ्रू आते हैं। प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट करता है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये करता है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। इसका एक फैक्ट आप नोट डाउन अभी ये कर लो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है राजाजी नेशनल पार्क के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर लेता है। ठीक है, उसके साथ बाउंड्री शेयर कर लेता है। अब ये आप सर्च करो कि ये कौन से रिवर के साथ अलाइन है, मतलब कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट डाल दो भाई, जिसको पता है
डाल दो, क्या पता आपका नॉलेज दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जिसको नहीं पता सर्च करो फिर डालो, तब मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियस भी हो। और फंडिंग एजेंसी इसकी कैंपा। कैंपा आ गया था भाई 2004 में। कैंपा 2004 में आया था, लेकिन उसको पूरे स्टेट्स में इंप्लीमेंट होते होते इसको 2018 लग गए थे। अब कैंपा है क्या चीज? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, अब इसके पूरे इससे पता तो ये चल रहा है कि एफॉरेस्टेशन कुछ है और कुछ कंपनसेट करता है। मैं बताता हूँ क्या है। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जहां से भी लैंड डेवलपमेंट में जाता है वहां पे जो फॉरेस्ट या फिर ट्री गिरते हैं, फेल होते हैं, तो उनको ये कंपेंसेट करता है एक चार्ज। तो वहीं से इसका फंड जनरेट होता है और ये फिर उसी फंड से अलग जगह पे अपने ट्री को उगाता है, जिसको एफॉरेस्टेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कंपेंसेट ये हो गया कि जहां पर जो डेवलपमेंट बोर्ड है जो उसको डेवलप कर रही है वो कैंपा को फंड देती है ताकि वो आगे चल के इसको डेवलप कर सके। ये इसका पहला हो गया कि ये कंपेंसेट करेगा दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड पे जो फेल कर रही है। दूसरा हो जाएगा कि ये एफॉरेस्टेशन को बूस्ट करेगा और तीसरा है फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निखारेगा। ठीक है, अब इसके फंडिंग के बारे में हम 2 चीज जान लेते हैं। फंडिंग के बारे में कि पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट, 2 जगह पैसे जाते हैं, लेकिन स्टेट में 90% जा रहा है और सेंट्रल में सिर्फ और सिर्फ 10% जा रहा है। ये याद रख लिया आपने। ठीक है, अब इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कैंपा में आपने याद कर लिया। और अब इसके पार्टनर कौन कौन से हैं बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के, वो देखते हैं। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर ज्यादातर ग्रेटर इंडिया बस्टर्ड और बस्टर्ड फैमिली पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वहीं पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है इसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, क्या है? कंजर्वेशन ब्रीडिंग। सीधी बात है, अब इसमें पॉपुलेशन जो भी है ना, पॉपुलेशन बढ़ाना है कि कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप दिमाग में सोचो उस चीज को, बस आंसर आपके सामने है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग, पॉपुलेशन इनकी कम है, 140 है, 1000 से कम है सबकी, और एक ही तो वल्नरेबल है, तो सीधी सी बात है कंजर्वेशन ब्रीडिंग करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे इसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के, और फिर पायलट इंप्लीमेंटेशन करेंगे किसको? सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज बताता हूं आपको कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब वो चीज होती है दोस्तों कि जैसे मेल का सीमेन फीमेल के ओवरी में अब ये इंजेक्ट किया जाता है ताकि फिर बाद में वहां से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है, कहाँ पे है ये? ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड का जैसलमेर में है। और इसकी कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में। ये आपको दोनों याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा है, जैसलमेर में कौन सा है। ठीक है तो दोनों राजस्थान में, लेकिन ये जैसलमेर में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके की हैबिटेट जो है ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड के, ज्यादातर के 2 मेजर हैं इसके। एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है नालिया ग्रासलैंड जो कि लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। ठीक है, अब डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये लूनी रिवर से एसोसिएटेड है। लूनी रिवर से एसोसिएटेड है। याद करो भाइयों, मैं इसीलिए 2-3 बार बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग हो, आपको लिखने का समय मिले। ठीक है, और लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन सी रिवर के साथ एसोसिएटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। अब देखो मैंने इसमें बताया था कि मेल सेफ गुलर पाउच, ये इसका गुलर पाउच होता है, ये जो बना है ना, ये इसका गुलर पाउच यहाँ पे एक पर्दे जैसा होता है, ये पूरा फिल रहता है, कर्टेन जैसा होता है, थोड़ा पिंकिश कलर का होता है। और इसका ये है कि ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड के ना यहाँ पे टोपी जैसा रहता है, सर पे टोपी जैसा रहता है। इनकी जो पूरी गर्दन है ना भाई, पूरी ये गर्दन पेल येलो कलर की होती है। ठीक है, मेल प्ले नो रोल इन इंक्यूबेशन, भाई सीधा बोल देते हैं तुम्हारा अंडा तुम जानो मेरा कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपका इनके थ्रेट कहाँ से होते हैं, थ्रेट मैं बता देता हूँ। थ्रेट तो बहुत कॉमन है। पहले तो ये देखो कि ये किसके ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, किसके? इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर, जिनका वर्टिब्रेट नहीं होता उसके ऊपर फीड करते हैं, जो मिट्टी से निकलते हैं उनके ऊपर, प्लस कुछ कुछ पत्तों के ऊपर। तो फिर सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर इनके ज्यादा नजदीक रहता है, तो फिर उधर से क्या हो सकता है कि पेस्टिसाइड्स इनको हार्म करता है, केमिकल्स जो है वो हार्म करते हैं। यही हो गया इनका। अब मैंने आपको ये बताया कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं, मैक्वीन बस्टर्ड को छोड़ करके सब जितने भी हैं सब क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, और बाकी मैक्वीन बस्टर्ड क्या है? वल्नरेबल। ठीक है,
ये आपका ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड हो गया। अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी देखो पता कैसे होता है फटाफट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये क्यों न्यूज में, क्योंकि इसने अभी अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए भाई, हाफ सेंचुरी मार दी भाई ने। अब ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था, भीतरकनिका नेशनल पार्क में लॉन्च हुआ था 1975 में, और अभी 2025 आ गया तो इसके 50 साल पूरे। ठीक है। अब इसमें क्रोकोडाइल मेजरली तो फ्रेश वाटर में, जो स्वैम्प होता है, मार्शी एरिया रहता है, वहां पे रहता है, लेकिन एक ऐसा स्पेशीज है उसका, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है उसमें जो सॉल्ट वाटर में भी रहता है। फ्रेश वाटर में तो रहेगा, लेकिन वो सॉल्ट वाटर में भी रहेगा। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि उसका कुछ अलग से नाम नहीं है, उसका है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बस यही एक नाम है बस, और कुछ नहीं। अब क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो लॉन्च हुआ था, ये यूएनडीपी के सहयोग से हुआ था और यूएन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मदद से हुआ था। तो यूएनडीपी ये 1965 में स्टैब्लिश हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसको नोट डाउन कर लेना है आपको। फिर और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर 1945 और हेडक्वार्टर इसका रोम इटली। स्टैब्लिश हुआ था 1945 में और हेडक्वार्टर रोम इटली। ठीक है। अब आगे चलते कि भितरकनिका नेशनल पार्क है क्या, ये है रामसर साइट। अब रामसर साइट में कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से साइट्स आते हैं इसमें, तो ये आने वाले लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा। रेपिटेशन करके मतलब नहीं है दोस्तों वो चीज का, तो फिर इसके लिए मैं इसको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना पकड़ लो इसको कि रामसर साइट भितरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये उड़ीसा में आता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, पहला कौन सा है आप सबको पता है, सुंदरबन। पहला सुंदरबन है, दूसरा ये है। और ये कौन कौन से रिवर के, बैतरनी, ब्राह्मणी, ऐसे ऐसे रिवर के ये आसपास है। ये रिवर आपको याद करना है, रिवर पूछते हैं। होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और इसमें मॉनिटर लिजर्ड पाए जाएंगे, पाइथन पाए जाएंगे, हाइना पाए जाएंगे, ऐसे अलग अलग जानवर दुनिया भर के सब यहीं पड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का एक रिपोर्ट है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 1975 में सिर्फ 95 के अराउंड था, 1975 में 95 के अराउंड था, और 2023 में 1800 से ज्यादा हो गया। अब ये देखो, ये होती है प्रिजर्वेशन, इसको बोलते हैं कि भाई इसको प्रोजेक्ट, ये बोलते हैं पक्का आउटपुट देना, ऐसे होता है प्रिजर्वेशन। अभी इसको और भी कंटिन्यू करेंगे और भी एनहांस करेंगे इसको। अब क्रोकोडाइल, इसका फन फैक्ट ये है कि लार्जेस्ट सर्वाइविंग, सबसे ज्यादा सर्वाइव यही करता है अपने रेप्टिलिया के, इसमें रेप्टिलिया में छिपकली, गिरगिट, दुनिया भर का आता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल सर्वाइव करता है। और इसको कैसा हैबिटेट चाहिए, मैंने बताया फ्रेश वाटर चाहिए, मार्श हो गया, रिवर हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे, लेक हो गए, फ्रेश वाटर पे ज्यादा रहता है, सिर्फ एक को छोड़ के जो सॉल्ट वाटर स्पेशीज है उसको छोड़ करके। और ये रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दिन में कम एक्टिव रहते हैं, इसी चीज को बोला गया है नॉक्टर्नल। अब इसमें एक टर्म आया दोस्तों, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक होता क्या है, पोइकिलोथर्मिक मतलब ये होता है कि अपने एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के वजह से वो अपना टेम्परेचर एक रेंज में फिट कर लेता है, कि वो इतने से इतने रेंज में अप डाउन कर सकता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को वो इतना मूव कर सकता है ताकि वो अच्छे से वहां पे सरवाइव कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब घड़ियाल के बारे में जानते हैं। अब घड़ियाल में तो यहाँ पे लिखा है कि बल्बस नॉट की वजह से इसको नाम मिला, लेकिन इसका घड़ियाल इसलिए मिला है इसका नाम क्योंकि इसका यहाँ पे घड़े जैसा है, घड़े का पेंदी होता है ना नीचे का, मतलब घड़े का पेंदी मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ये घड़ा है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको, इसके वजह से इसका नाम पड़ा है। इसका नाक उसी जैसा दिखता है ना, इसके लिए। और ये ज्यादातर फिश खाता है। इसके 110 दांत है दोस्तों, 110 दांत, और वो भी इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब मछली का पूंछ भी ना बच पाए भाई यहाँ पे, तो ऐसा इंटरलॉकिंग है इसका। और ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिवर के आसपास जाएगा, सारे फ्रेश वाटर है, चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक। अब इसमें मेजर तो गंगा रिवर सिस्टम के आ गए, ब्रह्मपुत्र में भी अच्छे खासे पाए जाते हैं ये। ठीक है। अब हमारा क्रोकोडाइल का भी खत्म। अब घड़ियाल भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, घड़ियाल भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इतनी तादाद होने के बावजूद, इतना ग्रोथ हुआ है फिर भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इसीलिए अभी इसको और एनहांस करेंगे। ठीक है। अब फंगा, फंगा भाई ये न्यूज ना पूरा पक्षपात के बारे में बात है और कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें बस बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा था तो फिर डाल दिए एक चीज, वही है बस। अब फंगा ये नाम क्यों है, फंगी फाउंडेशन जो यूएन बायोडाइवर्सिटी की है, इसने अर्ज किया कि जैसे फ्लोरा नाम गया, जैसे फ्लोरा गया, जैसे फोना गया, तो फंगी क्यों है, फंगी क्यों है, फंगी को फंगा किया जाए। भाई ये फेमिनिस्ट वाली अप्रोच है यहाँ पे और कुछ नहीं, फेक फेमिनिस्ट वाली अप्रोच है।
मतलब फ्लोरा कर दो, फौना कर दो, फिर फंगा कर दो, तो ये बस वही है। इसको ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ दिया गया, ये याद रख लो, 3F ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑन सीरियस नोट। अब इसमें क्या है, R.H. विटेकर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने 5 क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 दिया था। लेकिन लेकिन फंगी उसमें से एक है, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। और आपको लगता है ना फंगस घिनौना है, आप तो फंगस खाते हो, घिनौना नहीं है भाई, मशरूम भी एक फंगस ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज भी है, बुरा मत समझो। अभी उसके देखो सिग्निफिकेंस ऐसे ऐसे आएंगे ना, फिर आपको प्राउड होगा मशरूम खाने पे। अभी डाइवर्सिटी, ये सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेल भी होते हैं, दोनों मिल जाएंगे आपको। ये कैसे? ट्रॉपिकल टेम्परेट जहां पे रीजन होता है ना, जैसे बारिश वाला मौसम हो गया, सीलन वाला जो एरिया हो गया, टेरिस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों में मिल सकता है। तो ऐसे सीजन में ये पाया जाता है। और ये ऐसे ही नहीं, बर्फीले जगहों में भी पाया जाएगा भाई, आर्कटिक रीजन तक में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी सेल वॉल ना चिटिन रहती है। चिटिन देखो होता कैसे, ये समझ लो, ये ऐसे बनता है ना, ये मशरूम के अंदर मशरूम, इसके सेल भी मशरूम जैसे, फंगस के, हर एक चीज एक जैसा, ये ऐसा। तो इसको ना चिटिन बोला जाता है। ये ना सेल, ये सेल वॉल के ऊपर बनता है, सेल वॉल के ऊपर बनता है। तो इसको चिटिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है उसमें, फंगस को, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि अभी जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में देखा होगा कि एक ब्रेड रखते हैं, ब्रेड को ना ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर उसको ऐसे ही छोड़ देते कुछ दिन तक, तो फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आता है, तो वो एक फंगस है। इसका मतलब ये जो डेड और डीके जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो मटेरियल रहते हैं, उसके ऊपर ये पलना चालू कर दे, तो इसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक। जो जो मरे हुए चीजों के ऊपर निर्भर करके अपना खाना बनाता है, उसको सैप्रोफाइटिक बोला जाता है, और उसको पैरासाइटिक का नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इससे ये तो पता चल गया कि ये डिकम्पोज में भी साथ देता है। अगर सब कुछ उसके अंदर का कंटेंट खा लेगा तो डिकम्पोज होने में तो बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो फंगस का एक यूज आ गया यहाँ पे। अब इसकी सिग्निफिकेंस जाते हैं माइकोरिजल। माइकोरिजल क्या होता है? देखो समझो ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, तो ये अंडर रूट ना ऐसे ऐसे रूट फैला हुआ है, फैला हुआ, यहाँ का रूट फैला हुआ है, फैला हुआ। तो इन दोनों का ना एक एक रिलेशनशिप बनाता है इधर पेड़ का, जो दोनों के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स और फंगी के बीच में ये एक बेहतर रिलेशन बनाता है, जिसको माइकोराइजल नाम दिया जाता है। ये याद रख लो, माइकोराइजल। इसके आगे एक और माइको आ रहा है, बताता हूँ। अब कार्बन रिजर्वॉयर है, ग्रीन कलर का होता है, ऐसे वॉल पे देखे होगे आप, कुछ कुछ फंगस ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर, उसको एल्गे भी बोलते हैं कुछ लोग। और उसमें से कुछ फंगस होते हैं, ये नहीं बोलते सब है, और कुछ ऐसे मशरूम जैसे होते हैं। तो ये ना कार्बन ना अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, कार्बन अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन अभी बताया, डिकम्पोजिशन हो जाता है। और अब ये माइको रेमेडिएशन, ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ये पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करता है, पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करता है। और अभी रिसेंटली ऐसा एक माइक्रोब आया है, ऐसा माइक्रोब आया है जो कि पॉल्यूटेंट को कम कर रहा है, पॉल्यूटेंट को कम कर रहा है, ठीक है। उसका नाम आप ढूंढ के लाओ, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप बस एक कमेंट डालना, मैं बता दूंगा उस चीज को, ठीक है। प्लास्टिक जैसे को कम करता है। अब मेडिसिन में भी ये यूज होता है, फंगस अगर खाने में यूज हो रहा है तो फिर वो मेडिसिन में भी यूज होगा, सीधी बात भाई। और अब इसका क्या है? फन सीसी, फन सीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है, फंगस के बारे में उसकी अच्छी चीजें बताता है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, आगे चल के कैसे हो सकता है। और इसका एक फैक्ट तो ये है भाई कि चिली इसको इतना सीरियस ले लिया ना भाई, इतना सीरियस ले लिया। अपने इंडिया में तो फर्क पड़ रहा नहीं किसी को, चिली इसको इतना सीरियस ले लिया, इसके ऊपर लॉ बना दिया कि इसको कंजर्व करना चाहिए। ये चिली याद कर लो। अब इसको चिली अभी न्यूज में क्यों आ रहा है? एक तो एटाकामा डेजर्ट आया था, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एटाकामा डेजर्ट पे एक कैक्टस का वो, और चिली अभी यहाँ पे फंगस बना रहा है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर में जाके एक बार फिर से देख सकता है, ठीक है। ये 3F कंपेयर हुआ है, प्लांटिव, एनिमलिया, फंगई, ये तो है ही है। और फिर एग्जांपल इसके आप सबको पता है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। अब रोल क्या है इकोसिस्टम में, ये देखो, फ्लोरा अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर, फोना आपका कंज्यूमर है, और फंगा आपका डीकंपोजर है। डीकंपोजर इसलिए क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर करता है अपने खाने के लिए, उसके डीके को जो है ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया आपका फंगस, बहुत इजी था भाई। अरे पता है यार, हो जाएगा, अभी देखो धड़ाधड़।
और हाँ, एक और बात, आप यहाँ तक पहुंचे हो इसका मतलब आप सीरियस हो। और भाई जो भी इसका वन लाइनर शॉर्ट नोट्स रहेगा मैं सब आपको तर्क ISPCS के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो मेरे यूट्यूब के अभी कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी टीम ऐसे ऐसे MCQ डाल रही है ना जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, और वो उस तरीके से आते भी है जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है। मतलब यूपीएससी का लेवल कैच करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितना हम सिमिलर हो सकते हैं, जितना हम मिरर हो सके उसके सामने उतना हम मिरर हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैं आपको कैसे याद कराता हूँ वो देखो आप। पहले तो इसके बेसिक्स जान लेते हैं कि ये यूनेस्को ने निकाला है। यूनेस्को ने निकाला है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में से। ठीक है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में से। लेकिन अभी यूनेस्को इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर आएगा फ्रांस में। ठीक है, अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये इसको क्यों दिया जाता है मैं अभी बताने वाला हूं आपको। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 759 साइट्स हैं 136 कंट्रीज के अंदर। ये आपको याद करना है ये डेटा, 759 साइट्स 136 कंट्री में। अब मैप प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1971 के अंदर। 1971 के अंदर ये इंटर गवर्नमेंटल मतलब ग्लोबली लॉन्च होता है। नया नया नाम देते बड़ा बड़ा भाई, बाकी है वो एक ही। ठीक है, और ये साइंटिफिक बेसिस पे पीपल और एनवायरमेंट का कितना अच्छा रिलेशन है उस बेसिस पे ये उसको टैग देता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, अपने इंडिया में सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसको मैप मिला था। और आज 18 में से टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अपने इंडिया में से, और उसमें से 12 अपने मैप है। कौन कौन से पूरा याद हो जाएगा भाई ऐसे चुटकी में, अभी देखना सटासट। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जो नेचुरल होता है ना, नेचुरल जो नेचुरल कंजर्वेशन पहले से बना हुआ, जैसे नेशनल पार्क हो गए, ये भी मैं बताया हूँ, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब आपके बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन मतलब बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट ही है। इसके 3 मेजर जोन है। कौन कौन से? कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन, सीबीटी। कोर एरिया जो बहुत ही स्ट्रिक्टली रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली। बफर जोन रहता है, उसमें थोड़े बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो सकते हैं उस चीज को एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये सब होता है। ट्रांजिशन एरिया में कल्चरली, सोशल है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटी, मतलब इसमें फिर भी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि मतलब गए घूमे कचड़ा फेंक दिया, वैसा नहीं। सस्टेनेबल चीजें करनी है, अच्छे काम करने हैं दोस्तों, भारत देश आगे बढ़े वैसा काम। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है कौन कौन से? 18। ये तो आपको मैप में दिख गया, लेकिन इसमें मैप कौन कौन सा है देखो। उसके लिए बस एक काम करना है कि सपने में आपको जीएस और जीके नहीं पढ़ना है। अरे ये क्या बात है, मतलब सपने में आ गया तो रिवाइज ना करें? करो, इसका फॉर्मूला है नो जीएस जीके इन सपना, मैप को याद करने का। नो जीके जीएस इन सपना। कौन सा? नो से मतलब नोकरेक, नोकरेक आपका ये रहा नो। जी से मतलब गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। ठीक है, मैप में आ रहा है ये। एस, एस आपका सुंदरबन। ठीक है, जी आपका ग्रेट निकोबार, निकोबार आइलैंड में। के आपका कंचनजंगा किधर आएगा? सिक्किम में आएगा। ऐसे करते करते सब है, सबका नाम बताता हूँ। नो से आगे आपका नोकरेक, जी से आगे गल्फ ऑफ मन्नार, एस से आगे आपका सुंदरबन, फिर जी से आगे आपका फिर से ग्रेट निकोबार, के से आगे कंचनजंगा, और इनका जो एन है वो आएगा आपका नीलगिरी, नीलगिरी। एस से आएगा आपका सिमलीपाल, ए से अचानकमर अमरकंटक, पी से पन्ना, पी से पंचमढ़ी, डबल पी है यहाँ पे, पी से पन्ना, पी से पंचामढ़ी, एन से नंदा देवी, ए से अगस्त्य मलाई। हो गया भाई, मैप आपका तैयार, मुंह पे तैयार। लो जीएस जी के इन सपना तैयार। अब इसमें ऐसे कौन सा मैप है जो यूनेस्को, नहीं ये नहीं, मतलब कौन कौन से टोटल यूनेस्को है? सुंदरबन, मानस, कंचनजंगा, और इसमें से मानस जो है ये मैप नहीं है, ये मैप नहीं है, ये मैप नहीं है। सुंदरबन और कंचनजंगा ये दोनों मैप है, ये दोनों मैप है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें याद रखनी है आपको कि उसमें से मैप कौन सा है, उसमें से रामसर साइट कौन से, उसमें से ऐसे कौन से जो ये दोनों भी है। ठीक है, तो ये मैं अपने वन लाइनर शॉर्ट नोट्स में तभी डालूंगा जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूं कि 2 रामसर साइट है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, 2 यूनेस्को की नेचुरल साइट है वर्ल्ड हेरिटेज, और एक यूनेस्को की मिक्स साइट है। मिक्स साइट क्या होता है दोस्तों? जो नेचुरल और कल्चरल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, वही होता है मिक्स्ड साइट। ठीक है, अब रामसर साइट के ऊपर बताता हूँ। जो 2 रामसर साइट है,
एलिजिबिलिटी तो इसकी देखी जाएगी। एक बेसिक फाउंडेशन में आपको बता देता हूँ कि जो लार्जेस्ट इसका है वो चिल्का लेक है। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में आता है, ठीक है। और 1981 में इसको मिला था। और इसका पहला रामसर साइट कौन कौन सा था? चिल्का और केवलादेव नेशनल पार्क दोनों था, ये भी याद रखना है, केवलादेव नेशनल पार्क ये दोनों था। 1981 में इसको मिला था। और सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब ये टोटल रामसर साइट का क्या है मैं आपको अगले लेक्चर में फॉर श्योर बता दूंगा, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है, मैं क्यों उस चीज को रिपीट करूं 4 बार यार, ठीक है। आप भी सोचोगे कि वही एक चीज 4 बार रिपीट हो रही है तो फिर क्या मतलब। तो आगे बढ़ते इको सेंसिटिव एरिया। अब इको सेंसिटिव एरिया ये क्यों न्यूज में है? इको सेंसिटिव एरिया पहली बात तो होता क्या है, फिर न्यूज में क्या सब देखते हैं। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट इसको जो है हटा दिया कि नहीं भाई, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा। और ये क्यों था? वेस्टर्न घाट रिजर्व करने के लिए था। वेस्टर्न घाट अलग अलग तरीके के बायोडाइवर्सिटी, बहुत वेरिएंट स्पेशीज है वहां पे जो बहुत ही वल्नरेबल है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नीलगिरी तार हो गए, आपके लायन में कोई टेल्ड मंकी हो गया, तो ये सब इनको स्पेशीज को कंजर्व करने के लिए इको सेंसिटिव एरिया बनाया जाता है। इको सेंसिटिव एरिया होता क्या है? इको सेंसिटिव एरिया ऐसा एरिया होता है कि उसको स्पेशल अटेंशन दे दिया जाता है कंजर्वेशन करने के लिए, कि वो लैंडस्केप पे ना तो कोई माइनिंग करेगा, ना तो कोई क्वारिंग करेगा, मतलब उस पर कोई खोद वोद नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। और उसको जितना एनरिच हो सकता है नेचुरली उतना एनरिच उसको किया जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा एरिया इस वेस्टर्न घाट का जो डिस्कस हो रहा था, इसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक का पहले पे आता, सबसे ज्यादा एरिया इसका इको सेंसिटिव का पहले कर्नाटक पे पड़ता, दूसरा महाराष्ट्र पे पड़ता, ठीक है। और ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का था, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का था। अब इसका क्या है इको सेंसिटिव एरिया, ये गाडगिल कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था, गाडगिल कमेटी ने। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, कस्तूरी रंगन नाम है ना, ये अपने एक्स फॉर्मर इसरो के चेयरमैन है, ये एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो कस्तूरी रंगन। सोचो वो भी आज एनवायरमेंट की बातें कर रहे हैं, आप भी लिहाज रखो भाई। अब ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया क्रिएट अ काइंड ऑफ बैरियर और शॉक ऑब्जर्वर, पता ही है भाई बैरियर जैसा काम करेगा, ट्रांजिशन जोन रहेगा। और ये यहाँ पे देखो प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड, 3 कैटेगरी मैंने बताया था कि जैसे माइनिंग वगैरह नहीं होगा, इंडस्ट्री यहाँ पे सेट नहीं होगी। और अगर जो रेगुलेटेड के कैटेगरी में आ रहा है तो वहां पे फेलिंग ऑफ ट्री तक का भी ध्यान दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट जो होटल रिजॉर्ट हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी कि क्या वो कहीं ना कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा, हार्म तो नहीं कर रहा उस बायोडाइवर्सिटी को। और तीसरा आपका जो परमिटेड है, परमिटेड मतलब वहां के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी जो है, देखो जो लोकल कम्युनिटी रहती है वो उतना हार्म नहीं करते, जो टूरिज्म के लिए जाते हैं ना कचरा ही फैला के आते हैं। वहां के जो डेयरी फार्मिंग है, लोकल कम्युनिटी है, तो भाई इन लोग ऐसे कि इन लोग को प्रैक्टिस करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि टोटली प्रोहिबिटेड है हर एक चीज को, लेकिन जो ज्यादा वल्नरेबल है उस चीज को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा भाई। कोई स्पेशीज है अगर उसको रोकना है तो फिर ऐसे ही। अब वेस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं, इसका तो मैंने ज्योग्राफी में मैं खुद पढ़ा हूँ ज्योग्राफी, भाई अच्छे तरीके से कवर्ड है हर एक चीज। आप जाके मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया सबसे पहला लेक्चर है, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हर एक फिजियोग्राफी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। फिर भी हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। पालघाट, थाल और बोरघाट इसमें आते हैं मेजर। और इसका हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुड़ी है, अनामुड़ी। फिर और ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे प्रोग्रेस होता है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे प्रोग्रेस होता है, नॉर्थ में ज्यादा प्रोग्रेस रहेगा, फिर साउथ में ऐसा प्रोग्रेस होता चला जाएगा। मिनरल ये आयरन, मैंगनीज और बॉक्साइट ऐसे में बहुत रिच है। अब बॉक्साइट किसका और है, बॉक्साइट कौन से एलिमेंट का और है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ भाई, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके रीजनल नेम कैसे हैं? रीजनल नेम इसके तमिलनाडु में इसके नीलगिरी हिल्स पड़ जाते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक में इसके नीलगिरी हिल्स पड़ते हैं, और महाराष्ट्र में इसका पड़ता है सह्याद्री, ठीक है। और केरला और तमिलनाडु में इसको अनाईमलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, ये दो। और इसका फन फैक्ट दोस्तों, वेस्टर्न घाट का ये 1 ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब पूरे इंडिया का 30% स्पेशीज इसके अंदर है, और 6% लैंड एरिया भी वेस्टर्न घाट्स के अंदर है। इसके लिए इसको प्रिजर्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये बात से पता चल रहा रहेगा। इसमें प्लांट, फिश, फौना, बर्ड,
हर एक चीज आ जा रही है इसमें। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब मिला था? 2012 में, याद कर लो। अब इसमें जो एंडेमिक है कौन से? नीलगिरी तार और लायन टेल्ड। नीलगिरी तार आपने लद्दाख साइड वो ऐसा गोट देखे होंगे, बकरियां जिसके सींग मुड़े से होते हैं, नीलगिरी तार उसी जैसा दिखता है। और लायन टेल्ड जो है ये मंकी है, मंकी इसकी पूंछ जैसे शेर की पूंछ होती वैसा ही है। अभी स्टेप्स कौन कौन से इसमें? इसमें तो एक एक्सपर्ट पैनल बिठाया गया था, माधव गाडगिल कमेटी, इसने भी सपोर्ट किया था भाई कि इको सेंसिटिव एरिया बनना चाहिए। देखो इसके ऊपर लगातार प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है कि मतलब जितना अच्छा प्रिजर्व कर सकते हैं स्पेशीज को उतना ज्यादा एनरिच होगा हमारा इंडिया भी, नेचर भी, इसके लिए। फिर इसके 3 इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की गई थी कि एक वेरी हाई से लेकर के हाई, फिर उसके बाद में मॉडरेट, ऐसा सेंसिटिविटी एरिया बनाएंगे जो किसी को नुकसान ना हो। जैसे ऊपर प्रोटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड ऐसे अलग अलग थे, वैसे ही ये भी कंसेप्ट था, ठीक है। और ये कस्तूरी रंगन तो एक कमेटी, हमने उसके बारे में अभी जस्ट बात किया। और ये ब्रह्मागिरी हिल्स केस, इसमें इसमें एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से सीधा सीधा डेट पूछ ले कि आप कब तक भाई इसको इको सेंसिटिव डिक्लेयर करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते जा रहा है हर एक चीज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे, ज्यादा बात तो करेंगे नहीं, कि आपको भी समझ में आए, सिर्फ उतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक और बात है, आप यहाँ तक पहुंचे तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रीलिम्स को लेकर के सीरियस तो हुई, लेकिन आपको और बूस्ट करना है तो फिर टेलीग्राम का चैनल आप फॉलो करो। और हमारे पीटी 365 जैसे इकोनॉमी हमारे आशीष सर पढ़ा रहे, पॉलिटी हमारे अनिकेत सर पढ़ा रहे, बहुत अच्छा डेप्थ एनालिसिस में हर एक चीज करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको कहीं और भागने की जरूरत ही ना पड़े, आप हर एक चीज यहाँ पे कवर कर सको अच्छे बेहतर तरीके से। इन सबका वन लाइनर शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम हमारे चैनल पे, उसका कमेंट तो मैं डाल दे रहा हूँ अभी लिंक में। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करो, हम लोग को जितना एनकरेज करोगे हम उससे ज्यादा आपको अच्छा मटेरियल ला के देंगे। और ठीक है दोस्तों, और पीआरपी को अपने जहन में बिठा लो दोस्तों, वही आपका की है, प्रैक्टिस रिवीजन पीवाईक्यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई। और तब तक के लिए भाई इतना जी तोड़ मेहनत करो कि अगली बार मैं इसमें से कुछ सवाल पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको वो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।